हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन सोसाइटी के अंदर जनरली ये चीज़ देखी गई है दैट देयर इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड परपेचुएटिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिलीजन। आपने देखा है दैट इंडिया के अंदर बहुत सारे गॉडमैन हुए हैं, बहुत सारे कल्ट लीडर्स हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन गॉडमैन ने, इन कल्ट लीडर्स ने बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम किए हैं या फिर सोसाइटी की जो है वो बहुत ज़्यादा मदद की है। बट इसके साथ इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज हमेशा से एसोसिएटेड रही हैं, और इंडिया के अंदर इट्स अ परपेचुएटिंग करेक्टरिस्टिक कि इंडिया की सोसाइटी ने जो है वो पूरी तरह से रिलीजन को, खास करके इन कल्ट लीडर्स को या फिर गॉडमैन को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया है। हम आए दिन देखते हैं अपने न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा के अंदर कि देयर इज़ अ फिगर ऑफ द कल्ट और देयर इज़ अ फिगर ऑफ गॉडमैन जो कि सोसाइटी के अंदर जो है वो रहते हैं। तो हम आज इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर डिस्पाइट ऑफ द सेकुलराइजेशन वो हुआ है, इंडिया में अर्बनाइजेशन हम देखते हैं, हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट्स को देखते हैं, बट बावजूद इसके इंडिया के अंदर धर्म, खास करके जो धार्मिक कल्ट्स हैं, दे आर अ परपेचुएटिंग फिनोमिना इन इंडिया। और इसके रिगार्डिंग हम इस चीज़ को जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलरली फंक्शनलिस्ट लेंस से इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। इसको जो वेबेरियन का थॉट है उसकी पर्सपेक्टिव से जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, क्लिफर्ड गीट्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो ये जो पीडीएफ है, ये जो मटेरियल है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आप ऐप के ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको एडवांस फाउंडेशन कोर्स के अंदर एक सेक्शन मिलेगा, फ्री रिसोर्स सेक्शन, वहाँ पे आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। जो सबसे पहली बात आती है वो है डुर्कीम के फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो डुर्कीम का जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादातर दो चीज़ों के ऊपर बात करता है, और वो कहता है कि रिलीजन की एक फंडामेंटल और फंक्शनलिस्ट यूटिलिटी है हमारे समाज के अंदर। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं किया है, रादर वो सोसाइटी को एज अ जनरल सेंस के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वो दो चीज़ें कहते हैं रिलीजन की फंक्शनैलिटी के ऊपर। पहली जो चीज़ है वो ये है कि रिलीजन जो है वो सोशल कोहीजन को प्रमोट करता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रिचुअल मनाने के लिए या फिर किसी त्यौहार को मनाने के लिए आप गैदर होते हो। इस गैदरिंग के अंदर सोशल कोहीजन जो है वो प्रमोट होती है। अगेन, सोशल कोहीजन जो है वो इट इज़ नॉट ओनली फॉर द कल्ट मास्टर्स, बट मेंबर्स के लिए भी सोशल कोहीजन जो है वो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो है वो देती है। ठीक है। सो उसी के साथ साथ जो है वो ये कहते हैं कि लोगों को एक पर्पस मिलता है लाइफ का, जो डुर्कीम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस, मैं सिरसा के पास ही है मेरा गांव, तो मैंने वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा कल्ट को जो है वो देखा है, अपने आँखों से देखा है। तो जनरली सोसाइटी के अंदर देयर आर सर्टन सेक्शंस जिसको सोसाइटी के अंदर जो है वो मार्जिनलाइज करके रखा जाता है, जो कि जिसको हम जो है वो पिछड़ा समाज कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि देयर वाज अ कल्ट फॉर्मेशन, और उस कल्ट ने जो है, देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ अ लीडर। उस कल्ट ने या फिर उस रिलीजन ने, उस सेक्ट ने एक सोसाइटी के अंदर जो है वो बात रखी कि हमारे यहाँ पे जो भी आ जाएगा हम उसके साथ इक्वल सलूक करेंगे, किसी को ऊपर नहीं रखा जाएगा, किसी को नीचे नहीं रखा जाएगा। अब अंदर क्या हो रहा था ये तो किसी को भी नहीं पता था, बट इवेंचुअली ये उन्होंने कॉल दी, और उसी के साथ जो दबा हुआ या फिर पिछड़ा हुआ समाज होता है या फिर पिछड़े हुए समाज के जो लोग होते हैं, उनको एक इक्वालिटी का आश्वासन मिलता है, उनको एक इक्वालिटी का प्रॉमिस मिलता है उस फिलॉसफी के अंदर, उस थ्योरी के अंदर, उस थीसिस के अंदर। और वो ज़्यादातर जो है वो इस अम्ब्रेला या फिर उस कल्ट के नीचे संगठित होने की कोशिश करते हैं, उसके नाम के नीचे संगठित होते हैं। हमने ये चीज़ें जो है वो जब बाहर से रिलीजन आए, जब क्रिश्चियनिटी आई मालाबार के अंदर,
तो ये हमने मालाबार के क्रिश्चियंस के अंदर, उनके चर्चेज़ के अंदर भी देखा। जब इस्लाम आया तो हमने जो है वो अगेन साउथ इंडिया के अंदर ये देखा कि इस्लाम के अंदर बहुत सारे दलित्स का कन्वर्जन हुआ। वो दलित्स का कन्वर्जन इसीलिए हुआ बिकॉज उनको संगठित होने के लिए एक प्लेस मिल गई जहाँ पे वो अपनी नई एथनिसिटी के ऊपर, नई पहचान के ऊपर एक दूसरे के साथ संगठित हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ गैदरिंग के अंदर आ सकते हैं, पॉलिटिकली एक दूसरे को वो मोबिलाइज कर सकते हैं एंड अपनी डिमांड जो है वो सरकार के आगे रख सकते हैं। बिकॉज अब न्यूमेरिसिटी है, एक एथनिसिटी का फॉर्मेशन है, तो सरकार भी उनकी डिमांड को सीरियसली लेगी। तो बहुत बार हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर टू प्रमोट दी सोशल कोहीजन, स्पेशली टू प्रमोट दी सोशल कोहीजन इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, ऐसे जो कल्ट्स हैं या फिर ऐसे जो ग्रुपिंग्स हैं वो अपने आप को आगे परपेचुएट करती हैं। अब बात आती है कि बाकी संस्थान भी परपेचुएट कर सकते हैं, बट इनके पास एक आइडियोलॉजिकल लीवरे होता है या फिर इनके पास जो है वो एक फिलोसफिकल थीसिस होता है जिसके अंदर इक्वालिटी की, ब्रदरहुड की भावना की जाती है, ठीक है। एंड इवेंचुअली ये सारी चीज़ें, ये सारे वैल्यूज़ जो है वो ऑलरेडी जो दला हुआ समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जिसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित साबित होते हैं। देन उसके बाद ये तो थी एमाइल डर्काइम के थीसिस को हमने अप्लाई किया कल्ट्स के ऊपर। दूसरा आती है वेबर की फ़िलॉसफी। जो वेबेरियन फ़िलॉसफी है वो रिलीजन को चेंज का एक ज़रिया बताती है। उन्होंने बेसिकली, वेबर ने अपना कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया और जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे और जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, उन दोनों को उन्होंने जो है वो आपस में कंपेयर किया और कंपैरिजन करके वो बताते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं दे आर मोर हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग का जो कारण है, वेबर ने ये बताया कि प्रोटेस्टेंट्स के अंदर, पहले कैथोलिक्स हुआ करते थे, प्रोटेस्टेंट्स थोड़े से लिबरलाइज हो गए। ऐसे कह लीजिए कि थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के अंदर आपने शोध कर दिया, तो शोध करने से जो है वो आपके पास प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है वो आ गया सामने। तो वो जो है वो दे आर मोर हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग होने का कारण ये है क्योंकि वो हार्ड वर्क को गॉड की ब्लेसिंग के साथ जो है वो जोड़ते हैं, जिस वजह से हार्ड वर्क जो है वो एक परपेचुएटिंग वैल्यू सिस्टम की तरह जो है वो उनके अंदर आ जाता है, उनके वैल्यू सिस्टम के अंदर, उनके वर्क एथिक्स के अंदर आ जाता है। एंड इवेंचुअली उस वर्क एथिक्स की वजह से हम देखते हैं कि उनके अंदर कैपिटलिज्म की जो फिलॉसफी है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है। दे आर मोर सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर फिलॉसफी, ठीक है। तो बेसिकली धर्म जो है वो अगेन चेंज भी लेके आ सकता है सोसाइटी में। सो बिकॉज इट इज़ एन एजेंट ऑफ द चेंज, तो वेबर कहते हैं कि इसीलिए धर्म जो है वो आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक परपेचुएटिंग फिगर की तरह या फिर एक परपेचुएटिंग फीचर की तरह जो है वो रहता है। और अगेन सोसाइटी भी चेंज चाहती है, सोसाइटी खुद जो है वो चेंज चाहती होती है, बिकॉज सोसाइटी में बहुत सारे अपवाद, बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। अगेन आपने ये परपेचुएटिंग फीचर जो है वो देखा है कि जब भी कोई कल्ट का या फिर सेक्ट का फॉर्मेशन होता है, इट इज़ अराउंड एन इशू, इट इज़ अराउंड अ सोशल इशू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेरा सच्चा सौदा को देखा है, तो डेरा सच्चा सौदा का जो सबसे बड़ा इशू था वो था नशा, ठीक है। ड्रग अब्यूज़ की उस एरिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और जनरली अल्कोहलिज्म की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये देखा जाता था कि स्त्रियां जो है वो, घर की स्त्रियां, ये मशहूर था कि जो बाबा है वो नशा, खास करके शराब जो है वो छुड़वा देते हैं, तो वो अपने मर्दों को जो है वो वहाँ पे डेरे में ले जाया करती थी, ठीक है। और जनरली यही जो है वो चीज़ देखी जाती है, बिकॉज धर्म को हम देखते हैं एज एन एजेंट ऑफ चेंज, कि आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल बदलाव अगर चाहते हो, मानसिक बदलाव चाहते हो, सामाजिक बदलाव चाहते हो, सांस्कृतिक बदलाव चाहते हो, तो धर्म जो है वो एक बहुत अच्छा एजेंट बन सकता है। इस वजह से भी हम धर्म को एक परपेचुएटिंग फीचर की तरह या फिर एक परपेचुएटिंग फीचर ऑफ सोसाइटी की तरह जो है वो मानते हैं। फिर उसके बाद अगला जो लेंस है, इट इज़ फ्रॉम कार्ल मार्क्स। और हम आज की पॉलिटिकल इकोनॉमी को
या फिर आज की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, अगर हम उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो कार्ल मार्क्स से बेहतर कोई नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है, जो कल्ट्स हैं या फिर जो ऐसे गॉडमैन होते हैं, दे हैव सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है। बिकॉज दे हैव सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फॉलोअर्स, दे हैव सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स, तो इवेंचुअली दे आर वेरी डियर टू द पॉलिटिकल मास्टर्स, ठीक है। और बेसिकली जो पॉलिटिशियंस हैं हु आर इन द पावर और हु आर इन द पावरफुल सिस्टम, दे डू नॉट वांट टू चेंज द सिस्टम, वो स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो ऐसे कल्ट लीडर्स होते हैं, उनके ऊपर हमेशा जो पॉलिटिशियंस हैं उनका हाथ रहता है। बिकॉज अगेन बोथ ऑफ देम as cult leaders as well as the political masters, both of them they want status quo, वो चेंज या फिर रेवोल्यूशन नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है वो धर्म को एज एन ओपियम ऑफ पीपल लिखते हैं, रिलीजन को एज एन ओपियम ऑफ पीपल लिखते हैं। मैं धर्म जो है वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द धर्म एंड रिलीजन, ठीक है। तो वो इस चीज़ को, उस फिलॉसफी को या फिर उस रिलीजियस सिस्टम को जो है वो एज अ ओपीएम यूज़ करते हैं कि लोग जो है वो इस रिलीजन के नाम के ऊपर मंत्रमुग्ध रहें और जो एक स्टेटस को है सिस्टम के अंदर वो मेंटेन करके रखा जाए। फिर उसके बाद बात आती है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हमें धर्म का वो पर्सपेक्टिव समझाता है जो बाकी स्कूल्स जो है वो नहीं समझा पाते। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि आपके पास जो अनबिलीवेबल चीज़ें होती हैं, धर्म उसको बिलीवेबल कैसे बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो है वो आपने एक छोटा सा बच्चा देखा होगा जो कि राधे राधे करता चल रहा है और उसकी जो है बहुत सारी वायरल जो रील्स हैं वो बन रही हैं और लोग जो है वो उसको सच में ये मान रहे हैं कि वो खूब भक्ति करता है और उसके पास जो है वो शायद ताकतें हों, ठीक है, कुछ सुपर नेचुरल जो है वो उनके पास कुछ पावर हो। तो कहीं पे किसी को गृह प्रवेश करवाना होता है या फिर कहीं पे जो है वो किसी को दुकान का उद्घाटन करवाना है, तो वो उस छोटे से बच्चे को जो है बुलाते हैं। छोटा सा बच्चा खूब सारी फीस जो है वो चार्ज करता है, राधे राधे करता है, थोड़े बहुत भजन गाता है और फिर चला जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ? एक रैशनल समाज जो कि रैशनैलिटी के ऊपर, साइंस के ऊपर चलता था, वो ऐसा कैसे उसने मानना शुरू कर दिया कि एक छोटे से बच्चे के अंदर ऐसी शक्तियां जो है वो होंगी, ठीक है। एक बात है मिथ्या के ऊपर। क्लिफर्ड गीट्स कहते हैं कि धर्म जो है वो ऐसा एक सिंबॉलिक सिस्टम होता है, जब भी आप धर्म की दुनिया के अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसे सिंबल्स को यूज़ किया जाता है और ऐसी मिथ्याओं को यूज़ किया जाता है जो कि ऐसी जो अविश्वसनीय चीज़ें होती हैं उनको बहुत ही लॉजिकल सेंस में जो है वो बताते हैं या फिर अविश्वसनीय को वो जो है वो विश्वसनीय बना देते हैं उस धर्म के बिलीवर्स के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज मिथ्याओं के अंदर हमें बाल गुरुओं के बारे में बता दिया, छोटे ऐसे बच्चों के बारे में बता दिया जिनके अंदर जो है वो शक्तियाँ थीं। तो हम जो है वो, और उसी के अंदर जो है वो देयर इज़ अ फिलॉसफी ऑफ अवतार, कि लोग अवतरित होते हैं। तो इन फिलॉसफीज़ का इस तरह से हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन होता है कि हम इवेंचुअली ऐसे फिनोमिनाज को भी जो है वो सही मानना शुरू कर देते हैं कि अगर जो है वो इनके पास कुछ पावर्स हैं, कुछ जादुई पावर्स जो है वो इनके पास भी हो सकती हैं, और जो चीज़ें बिल्कुल ही बाहर वाले को इलॉजिकल लग रही होती हैं, इनके लिए वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही विश्वास देख जो है वो बन जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द सिस्टम्स ऑफ द स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसके साथ आप जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इनको आप इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो भैया, मैं हूँ एक टीचर और टीचर का काम होता है कि जो अलग अलग फिलोसफिकल सिस्टम्स या फिर स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो रहे हैं, जो तो उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझा देना, ठीक है। तो आगे जो है वो आपकी मर्ज़ी है। आई एम नो वन
टू से कि किस चीज़ को बिलीव करना चाहिए, किस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आई एम नो वन टू से। लेकिन जो हमने पढ़ा है, उस पढ़े हुए को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इट इज़ अनदर एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर जो है वो मेरा ये पूरा लेक्चर रहा है, मेरी ये पूरी जो है वो डिस्कशन रही है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन। थैंक यू।